हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक नए अध्याय के साथ आप लोगों के सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मध्यकालीन अर्थव्यवस्था। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में भी हम उसका एक पक्ष जानने का प्रयास करेंगे कि मुगलों के अधीन कृषि, भू राजस्व और मुद्रा प्रणाली। जहाँ तक मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के परिभाषा का या उसकी रूपरेखा का प्रश्न है, इस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। जैसे यदि प्रथम चर्चा के विषय में हम देखें तो पहली चर्चा कार्ल मार्क्स ने स्वयं की थी और उन्होंने कहा था कि ये एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था है जो आत्मनिर्भर गांवों पर आधारित है। लेकिन उसके बाद अनेक इतिहासकारों ने अपने अथक प्रयासों से मेहनत कर इस तथ्य को बदलने का प्रयास किया और इसकी वस्तु स्थिति हमारे सामने लाने का प्रयास किया। आरंभिक जो अंग्रेजों के भारत के मध्यकालीन इतिहास की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो निष्कर्ष हैं, उनका मूल भी कार्ल मार्क्स की उसी अवधारणा पर आधारित है जिसमें उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा था। अब इसीलिए इसके बाद हम देखते हैं कि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने इसे सामंती अर्थव्यवस्था का नाम दिया, लेकिन उसे हम सामंती अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते। जैसा कि बहुत से इतिहासकारों ने, जिनमें इरफान हबीब, सतीश चंद्र, नरुल हसन, अतहर अली जैसे लोग हैं, जिनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को मध्यकालीन अर्थव्यवस्था ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। आज हम इसके दो मुख्य बिंदुओं पर विचार करने का प्रयास करेंगे। मुगलों के अधीन कृषि। जैसा कि हमें पता है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न नदियों से संचित विशाल उपजाऊ भूभाग है, जो इसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का पटल तैयार करता है। और इसी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण जो यहाँ जो कृषि है वो लगातार लंबे समय से, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक हम देखते हैं, यहाँ का जो समाज है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि का बहुत अधिक योगदान है। तो आज हम उसी जो मध्यकालीन या मुगलों के समय की कृषि व्यवस्था के बारे में या कृषि के बारे में विचार विमर्श करने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मुगल काल में जो आंकड़े इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 90% जो लोग हैं वो कृषि पर आधारित थे। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। राज्य की आय का मुख्य आधार कृषि से आने वाला राजस्व था। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि कृषि समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य का मूल था। और कृषि आधारित इस अर्थव्यवस्था को यदि हम देखने का प्रयास करें, इसमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक हमें एक निरंतर प्रक्रिया देखने को मिलती है जिसमें लगातार कृषि जोत का विकास हमें देखने को मिलता है। और इतिहासकार मानते हैं कि मध्यकाल में इसमें और अधिक वृद्धि हुई थी। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन या मुगलकालीन कृषि व्यवस्था की। जैसा कि हमें पता है कि जो कृषि उत्पाद है या जो कृषि से राज्य को जो कर मिलता है, उसके आधार पर राज्य सदा ललायित रहता है कि कृषि से अधिक जो लगान है या जो कर है या जो भू राजस्व है वो एकत्रित किया जाए। इसी आधार पर राज्य अधिक प्रयास करता है कि उसके पास अधिक से अधिक भू राजस्व पहुँचे। इसलिए मुगल काल में जो भूमि है उसे मुख्य तौर पर दो भागों में बंटी हुई दिखाई देती है। पहली भूमि खालिसा, जिसका जो राजस्व है, जिसका जो लगान है, जिसका जो रेंट है, वो सीधा शाही खजाने में पहुंचता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक और प्रकार की भूमि है जो या तो सेवा के बदले लोगों को दी जाती है या फिर किसी और मेहनत के रूप में, मेहनत के परितोष के रूप में, या हम कहते हैं विद्वानों को दी जाने वाली भूमि। जो मोटे तौर पर जो
प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि है उसको जागीर भूमि कहते हैं, और जो परितोष के रूप में दी जाने वाली भूमि है उसे मदद मास कहा जाता है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो दोनों चीजें हैं ये कृषि पर आधारित हैं। अब आता है मध्यकाल में कृषि किस प्रकार की थी, खेती कैसे होती थी, ये बड़ा प्रश्न है मध्यकाल में, खासकर मुगल कालीन भारत में। जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले यदि हम बात करने का प्रयास करें कि मुगल काल में जो कृषि है, जैसे कृषि का आधार जो होता है वो फसलें हैं, जो भूमि पर बोई जाने वाली फसलें, उसे हम कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। दूसरे शब्दों में हम उसे ही खेती कहते हैं। तो यहाँ यदि हम फसलों की बात करें तो मध्यकाल में कालीन भारत और आधुनिक भारत में हमें ज़्यादा परिवर्तन सा दिखाई नहीं देता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मध्यकाल में यदि हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में यहाँ चावल, गेहूँ, बाजरा, दालें, जौ, तिलहन, ये सभी चीज़ें उगाई जाती थी। इन सब चीज़ों की फसलें होती थी। मोटे तौर पर यदि हम इसको बात करें तो भारत में जो फसलें हैं वो ग्रीष्मकालीन फसलें और सर्दकालीन फसलें, ये दो प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, और इनको हम रबी और खरीफ की फसलों के रूप में बांट देते हैं। मुगल काल का एक ऐतिहासिक ग्रंथ अबुल फजल द्वारा कृत अकबरनामा या आईने अकबरी में हमें अनेक फसलों का उल्लेख मिलता है। यदि रबी की फसलों की बात करें जो आईने अकबरी में एक स्थान पर उल्लेखित है तो वो 16 प्रकार की रबी की फसलें, और उसी तरह से खरीफ की फसलों की यदि हम बात करें तो 25 प्रकार की खरीफ की फसलें हैं, फसलों का उल्लेख हमें उस ग्रंथ में मिलता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ नगदी फसलें भी उस समय उगाई जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उस समय नील है, गन्ना है, कपास है, रेशम है, ये फसलें भी उस समय उगाई जा रही हैं। गेहूं जो है वो लगभग पूरे हिंदुस्तान या पूरे उत्तर भारत में हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से दालें हैं, बाजरा है, ये जो फसलें हैं ये लगभग पूरे भारत में हमें, पूरे मुगल भारत में हमें देखने को मिलती हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यदि हम नील की बात करें, नील उस समय नगदी फसल है जो नीले रंग के लिए प्रयोग होती है। कृत्रिम नील बनाने से पहले इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो आगरा के पास जो बयाना का जो क्षेत्र है उसकी नील, और इसके अलावा गुजरात में जो सरखेज नामक स्थान है उसकी नील बड़ी प्रसिद्ध है। और ये जो नील है ये वस्त्र उद्योग को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गन्ना, कपास, ये जो फसलें हैं ये भारत के विस्तृत मैदानों में उपजाई जाती हैं। इनके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गन्ना है, कपास है और ये जो नील जैसी फसलें हैं ये हमें सिंचित क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब पुर्तगाली भारत में आए तो अपने साथ कुछ फसलें लेकर आए और उनको भारतीयों ने उपजाना शुरू किया। इनमें मक्का, तंबाकू जो फसलें हैं ये उसी समय लगभग लोगों ने उगानी शुरू की। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि टमाटर है वो भी उसी पीरियड का माना जाता है और उसके बाद भारत में इसकी खेती होती है। अब प्रश्न ये आता है कि खेती करने से पहले, जैसे कि हमें पता है खेत की जुताई बड़ी आवश्यक है, तो खेत की जुताई के भारत में ट्रेडिशनल जो मेथड हैं वही अपनाए जाते हैं। यहाँ हल है जो गहरे से जुताई करता है, और जो हल जो है वो बैलों के साथ चलाया जाता है या पशुओं के साथ चलाया जाता है। और जो हल से जो भूमि उखड़ती है तो उसे समतल करने के लिए एक पटेला नामक जो यंत्र है वो हमें उसको नरम करने के लिए या उसके जो लाइनें हैं उनको ढकने के लिए हमें दिखाई देता है। जो पटेला है ये एक तरह से भूमि की जो नमी है उसे नीचे दबाने का प्रयास करता है, और एक तरह से भूमि में जो नमी है उसको कुछ दिन रखने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ इसके बाद आता है, जैसे जुताई के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कृषि का, वो है खेत की बुआई, जो फसलों की बुआई है। तो इसमें हमें उस समय दो बड़ी विधियां दिखाई देती हैं। एक छिड़काव है जो बड़े पैमाने पर, चाहे हम गेहूं की फसल की बात करें या चावल या हम बाजरा की फसल की बात करें या दालों की बात करें, तो इनमें छिड़काव विधि अधिक अपनाई जाती है। इसके यदि हम देखें तो एक दूसरी विधि है जो खुरपी के साथ मिट्टी को पलटकर और
उसके नीचे जो है बीज डाले जाते हैं। ये कपास के लिए ज़्यादा अपनाई जाती है और हम देखते हैं कि उत्तर भारत में ये बड़े पैमाने पर मुगल कालीन जो दस्तावेज हैं उनमें इसका उल्लेख भी मिलता है। इसके साथ साथ अब आता है सिंचाई के। सिंचाई जैसा कि हमें पता है कि भारत में वर्षा पर आधारित है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि डोल एक विधि है जिसका उल्लेख जो बाबर जो है वो अपने किताब बाबरनामा में भी करता है और उसके अलावा दूसरे जो उस समय के किताबें हैं उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें जो एक गड्ढे से पानी निकालने के लिए एक डाल की आवश्यकता पड़ती है और वो दो व्यक्ति उसको पकड़कर और उससे पानी बाहर खींचते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे उस कुएं से या गहरे उनसे पानी निकालने के लिए चरसा हमें मिलता है, जिसमें एक बैल का प्रयोग किया जाता है। बैल के पास रस्सी बांध दी जाती है, बैल चलता है और जब वो बाल्टी ऊपर आ जाती है उसका पानी उड़ेल दिया जाता है और उसके बाद वापस बैल आ जाता है तो वो जो रस्सी है वो या जो बाल्टी है वो दोबारा नीचे चली जाती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इस पीरियड में रहट का प्रयोग अधिक होने लगा। हम जानते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी में रहट का प्रयोग भारत में होना आरंभ हुआ और 16वीं 17वीं शताब्दी तक इसका पंजाब झेलम नदी के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य द्वारा नहरें भी बनवाई गई और नहरें भी सिंचाई का एक माध्यम है। जैसे यदि हम बात करें शाहजहां के पीरियड की, तो शाहजहां के पीरियड में भी हमें दो नहरों का उल्लेख मिलता है। नहर ए फैज़ और शाह नहर जो हैं वो बनवाई गई थी। हालांकि उनका कितना कृषि के लिए इस्तेमाल होता था ये एक दूसरा प्रश्न है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो फसल है उसकी कटाई की। जहाँ तक फसल की कटाई का बात है तो उसमें हाशिया या दाती के साथ जो है उस समय फसल की कटाई की जाती है। अब जब फसल की कटाई हो जाती है तो फसल की जो दाना है, जो भूसा है, उसे या पूरे फसल से अनाज को अलग करने की एक और विधि है जिसको हम गुहार कहते हैं। गुहार का अर्थ ये है कि जब फसल को कुटा जाता है, कुटा इसलिए जाता है ताकि उससे जो दाने हैं और वो जो भूसा है वो अलग हो जाए। और जब इसको जो गुहार को कई बार क्या करते हैं किसान जो हैं वो जो खलियान है उसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर बैल चलाते हैं। बार बार बैलों को उसके ऊपर चलाया जाता है और जब वो उनके टुकड़े हो जाते हैं, जो फसल है उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसके बाद उससे भूसा और अनाज अलग करने के लिए जो विधि है उसको ओसाई बोलते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि जो हवा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो एक छाछ होता है जिसमें वो निराई होती है और उसको जो भूसा है उसको अलग किया जाता है। तो ये हमें चाहे वो फसलों की बात हो, जुताई की, बुआई की, सिंचाई की या ओसाई की, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हमें वहाँ उस पीरियड में दिखाई देते हैं। अब आती है बात कि खेती कौन करता है, कृषि संबंध कैसे हैं, कि कृषि है उसका करने वाला कौन है, किसान, या किसान की स्थिति उस समय क्या है। तो जहाँ तक मध्यकालीन भारत के दस्तावेजों की बात है हमें 2-3 प्रकार के किसान दिखाई देते हैं। जैसे नरुल हसन की स्टडीज़ हैं या सतीश चंद्रा की स्टडीज़ हैं या इरफान हबीब की स्टडीज़ हैं, ये हमें बताती हैं कि उस समय जो हैं किसान, हमें मोटे तौर पर इतिहासकारों का मानना है कि 3 प्रकार के किसान दिखाई देते हैं। पहला किसान है खुद काश्त किसान, जो खुद काश्त करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास अपनी जमीन है, जमीन भी जिस जमीन पर ये खेती करता है वो इसकी मलकियत है। इसके साथ साथ हम दूसरे प्रकार के किसान का उल्लेख मिलता है जिनको पाहिया बोलते हैं या पाही काश्त हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जो अपने गांव से अलग किसी दूसरी जगह जाकर खेती करते हैं, क्योंकि उस पीरियड में हमें पता है कि बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि पड़ी है और उसे कृषि योग्य बनाकर उससे
जो आमदन है वो प्राप्त की जा सकती है और राज्य को भी एक भाग दिया जा सकता है। इसलिए राज्य सदा ये उत्साहित करता है कि किसान जो हैं वो ऐसी भूमि पर खेती करें जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही है। इससे राज्य को भी लाभ तो होता था और उन किसानों को भी। ऐसे किसानों को पाही काश्त कहा जाता था। नरुल हसन का मानना है कि इतिहासकार नरुल हसन का मानना है कि एक किसान अपने गांव में खुद काश्त हो सकता है और वो दूसरे कहीं किसी एरिया में जाकर पाही काश्त भी हो सकता है, लेकिन वो जो जमीन है उस पर इसका मालिकाना हक अभी नहीं होता। इसके साथ साथ हम एक तीसरे श्रेणी के किसान हमें दिखाई देते हैं जिनको मुजारे कहा जाता है, या बहुवचन में से उनको मुजारियान कहते हैं। ये वो किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, ये किसी बड़े जमींदार की जमीन पर खेती करते हैं, ये उसके एवज में उसका एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। और इनका महत्व भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बहुत अधिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जमींदारों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो एक हल बैल के साथ या दो हल बैलों के साथ उसको नहीं जोत सकते, तो ये जो हैं इन मुजारों से खेती कराते हैं। मुजारा जो है उस जमीन का मालिक नहीं होता। मुजारा वो जो खेती करता है वो किसी और की जमीन होती है, लेकिन यदि वो खेती करना उससे छोड़ दे तो उसका अधिकार वहां से चला जाता है। हालांकि हमें ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिन दस्तावेजों में मुजारे के आने के बाद जो दूसरा व्यक्ति है उसे वो भूमि छोड़नी पड़े। इसका मतलब ये है कि जो मुजारे हैं ये भूमि के साथ बंधे हुए हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट कृषि के मामले में हमें एक और चीज़ दिखाई देती है, वो है मध्यस्थ जमींदार। जिन्हें मध्यस्थ जमींदार हम कह रहे हैं, इसे प्रशासनिक दृष्टि से हम मध्यस्थ जमींदार कह रहे हैं, वास्तव में ये वो बड़े किसान हैं जो अपनी खेती के साथ साथ मुजारों से भी अपनी ज़मीन पर खेती कराते हैं और इनके पास ज़मीन अधिक है, इसलिए इनको राज्य जो है वो कर एकत्रण करने में भी सहभागी बना लेता है। और इसी पीरियड में हमें इनकी एक फौज सी बहुत अधिक संख्या नजर आती है और राज्य जो है इनकी हेल्प से जो है कर एकत्रित करने का प्रयास करता है। तो ये मध्यस्थ जमींदारों की, जैसे कि हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में हमें पता है कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और राज्य जो है इनसे उम्मीद करता है कि ये राज्य की एक हेल्प के रूप में काम करें, कि राज्य जो लगान है उसको एकत्रण करने में उनकी मदद करें। इसके अलावा किसान जो है वो भी इनसे उम्मीद करता है कि ये जो राज्य है राज्य के शोषण से उसे बचाए। तो एक प्रकार से हमें इस पीरियड में दिखाई देता है कि जो मध्यस्थ जमींदार हैं वो एक ऐसी कड़ी है जो राज्य और किसान के बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ हमें दिखाई देगा। दूसरा मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि भू राजस्व प्रणाली के मुगल काल की भू राजस्व, जो वो खेती है, खेती से राज्य जो है एक निश्चित मात्रा में लगान प्राप्त करता है। और ये लगान जो है या जो ये जो कर है, ये वास्तव में यदि एक अध्ययन है जो मध्यकालीन भारत का है, उस अध्ययन के अनुसार ये जो भू राजस्व है ये भूमि पर नहीं है बल्कि उत्पादन पर है, जो भूमि पर फसल है उसके ऊपर है। और मोटे तौर पर इसे कहा जाता है कि ये लगभग ट्रेडिशनल तौर पर भारत में 10% होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कर हैं जैसे जीएत है, फ्रोत है या अबाब हैं, जो दूसरे कर हैं, उनकी मात्रा जो है वो 25% के करीब होती है। और इसी भूकर में हम देखते हैं कि जमींदारों का भी हिस्सा है जो राज्य देता है, वो भी 10% है। और इसके साथ साथ एक पूरा का पूरा अमला है अधिकारियों का जो राज्य के लिए कर एकत्रित करता है। तो उनका आकलन भी एक स्टडीज के अनुसार ये है कि वो 7% के करीब है। अब आता है कि राज्य कितना प्राप्त करता है, ये जो एक किसान है उससे कितने, एक राज्य जो है एक किसान के उत्पाद का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। तो मोटे तौर पर उसे मुगल भारत में मालगुजारी कहा जाता है। जैसे उत्पादन कर को यदि माल उत्पादन जो कर है या जिसको लगान हम कह रहे हैं उसे मुगल दस्तावेजों में माल कहा है, और जो राज्य की मांग है उसे मालगुजारी कहा गया है। मोटे तौर पर राज्य प्रयास करता है कि वो उत्पादन का 1/3 कर के रूप में लें, लेकिन इसमें जब दूसरे कर जुड़ जाते हैं तो ये लगभग आधे के बराबर हो जाता है और राज्य प्रयास करता है कि आधे से अधिक नहीं लिया जाएगा।
अब आता है कि भू राजस्व जो आकलन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। मोटे तौर पर इसके दो चीजें हैं, जो भू आकलन है या भू निर्धारण है, इसको समकालीन दस्तावेजों में बंदोबस्त कहा। तो इसके लिए दो विधियां हमें दिखाई देती हैं, एक तो अनुमान के तौर पर और दूसरा पैमाइश के तौर पर। अनुमान में जैसा कि हमें पता है कि अनुमान में जो है वो किसान को हानि हो सकती है, और जो पैमाइश है एक वैज्ञानिक तरीका है। इसलिए मध्यकाल में राज्य प्रयास करता है कि पैमाइश के आधार पर ये लगान लिया जाए। हम देखते हैं कि राज्य बार बार प्रयास करता है, क्यों? क्योंकि राज्य चाहता है कि किसान अधिक से अधिक खेती करें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसको एकत्र करने की फिर विधियां कौन सी हैं। एक विधि है जिसको जो अकबर के पीरियड से या मुगल पीरियड से हमें कहे, वो है एडजस्टमेंट, जिसको संयोजन भी हम कह रहे हैं। वो एक उस विधि को वो एक कनकूत विधि है, उसकी तरह से प्रयोग होती है। इसमें अंदाजा या फिर नपाई करके भूमि कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक खेत है, उसको नाप लिया जाता है, वो कदमों से नाप लिया जाता है और उसका 1/3 जो है वो राज्य को दे दिया जाता है। इसमें कई बार अंदाज़ा भी लगा लिया जाता है कि एक एरिया से फसल निकाल कर उसका अंदाज़ा लगा लिया जाता है। तो ये विधि भारत में प्रचलित है। इसके अलावा एक और विधि जो भारत में उस पीरियड में दिखाई देती है वो बंटाई। अब ये बंटाई भी 3 प्रकार की है। एक बंटाई है कि राज्य जो है वो खेत की बंटाई कर देता है, जो अधिकारी हैं वो खेत की बटाई कर देते हैं कि फसल बोने के बाद खेत की बटाई कर देते हैं और एक अमुक हिस्सा निर्धारित कर देते हैं कि इस हिस्से की जो फसल है वो राज्य का कर होगा। इसके साथ साथ बात हम देखते हैं एक और विधि है जिसको खास बटाई कहा जाता है। इस विधि के दौरान हम देखते हैं कि फसल कटने के बाद जब उसको भूसा उससे अलग नहीं होता है और सोई से पहले या गुहार से पहले उसको बांट दिया जाता है, उसको खास बटाई कह देते हैं। एक होती है लांग बटाई। इसमें क्या होता है कि जब फसल से ओसाई के बाद, निराई के बाद हम देखते हैं जब शुद्ध अनाज एक तरफ हो जाता है तो अनाज का हिस्सा जो है राज्य का निकाल दिया जाता है। लेकिन मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो पद्धति हमें उस समय जिसका सभी लोगों ने जिसका आधुनिक इतिहासकार जिसको एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं वो है जब्ती, जो भूमि की पैमाइश, भूमि के वर्गीकरण और स्थानीय मूल्यों पर आधारित है। इसमें भूमि की पैमाइश कराई गई पहले, फिर भूमि को पैमाइश के आधार पर उसका भूमि का वर्गीकरण किया गया। जैसे वर्गीकरण में हम देखते हैं एक भूमि है जो अधिक उपजाऊ है, एक भूमि है जो जिस पर हर साल खेती होती है उस पर अधिक कर लगाया गया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ऐसी भूमि है जो साल में जो है 1-2 बार ही जिस पर 2 साल में 1-2 बार ही जिससे फसल ली जाती है, तो उस भूमि को एक अलग तरीके से देखने का कर का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि एक जो बंजर भूमि है उसको लाने के लिए, जो बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए उत्साहित किया जाता है। और जो किसान बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाता है उसे 1-2 साल जो कर है उसमें छूट दी जाती है, और जब उस पर रेगुलर फसल हो जाने लगती है तो वो उससे कर लिया जाने लगता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो राज्य है वो नगद में प्रयास करता है कि नगद में वो लगान एकत्रित करे। तो उस आधार पर जो जाप्ती सिस्टम है, जो टोडरमल द्वारा निर्धारित सिस्टम है, उसमें टोडरमल ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उसने क्या किया कि पिछले 10 सालों का जो भूमि उत्पादन है उसका औसत निकाला और जो स्थानीय मूल्य हैं उनका औसत निकालकर एक किसान का जो है लगान है वो निश्चित कर दिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो जाप्ती सिस्टम है मध्यकालीन भारत में बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब जो राज्य है जो कर, अब आता है राज्य कर किस प्रकार से लेता है। कर संग्रह जो है, राज्य कर संग्रह के लिए राज्य पटवारी पर निर्भर है, मुकद्दम पर निर्भर है, और इनको उस
कर का एक हिस्सा भी दिया जाता है। पटवारी को 1% मिलता है, मुकद्दम को 2% मिलता है, और राज्य कोशिश करता है कि उसका जो लगान है, जो किसान फसल को बेचकर नगद भुगतान करे। इसके अलावा यदि किसान ऐसी स्थिति में है कि वो नगद भुगतान नहीं कर सकता, तो राज्य जो है उससे जिंस के रूप में या फसल के रूप में अनाज लेगा और वहीं उसको बेचकर उसका नगद में नगद में परिवर्तन कर देगा। लेकिन जो राज्य है वो नगद को अधिक महत्व देता है। जो उस समय के दस्तूर अमल हैं उनमें भी नगद का ही उल्लेख है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भू राजस्व प्रणाली की जिसकी हम संरचना करते हैं कि ये जो एकत्रित करने का जो तरीका है, इसके बारे में यदि हम देखें तो गांव से लेकर गांव में पटवारी है, मुकद्दम है, और उसके बाद परगना स्तर पर कानून गो, अमिल है, जो सरकार स्तर पर अमल गुजार है, सिकदार है या फौजदार हैं। ये जो अधिकारी हैं ये स्थानीय स्तर पर कर एकत्रित करते हैं। और इसके साथ साथ जो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय दीवाने खालिसा जो केंद्र स्तर पर है, और दीवाने आला जो केंद्र स्तर पर है, जो भू राजस्व के एकत्रण के लिए उत्तरदायित्व है। लेकिन अकबर के जो सुधार हैं जिनका हमने अभी उल्लेख किया, जो कोशिश की उसने, वो वास्तव में इन सुधारों के माध्यम से स्थानीय जमींदारों के जो अंश हैं उनको कम कर स्वयं अपना अंश बढ़ाना चाहता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जो किसान हैं उनको तो लगभग जो औसतन है वो उतना ही देना पड़ता है, लेकिन राज्य जो है वो बड़े पैमाने पर इसको प्रयास करता है। अब आता है भारत की जो मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली के बारे में बात करेंगे। मुद्रा प्रणाली अर्थव्यवस्था का आधार है। ये इस बात का प्रतीक है कि उत्पादन जो है वो सरप्लस है, अतिरेक है, और एक ये चलायमान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है कि इसमें जो अर्थव्यवस्था है वो चलायमान अर्थव्यवस्था है। हम देखते हैं कि उस समय जो नियंत्रण है वो बड़ा मुश्किल है, राज्य पर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं कि उस पीरियड में जो है जो सिक्के हैं वो धातुओं के ही हमें मिलते हैं, क्योंकि उस पीरियड में हम देखते हैं कि ये धातु सिक्के जो होते हैं ऐसी धातु के होते हैं जिसका मूल्य जो है निश्चित है, उसका मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। अब आता है कि मुद्रा जो है वो एक तरह से प्रभुसत्ता का प्रतीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के किस इलाके तक या किस क्षेत्र तक, किस परिधि तक सिक्के चलेंगे, ये उसका राज्य निर्धारित करता है। ठीक है ना। इसी तरह से हम देखते हैं कि सिक्के की रूपरेखा फिर इसी तरीके से चलाने का प्रयास करता है कि सिक्के पर किसका नाम होगा, या सिक्के के मुख्य पटल पर किसकी तस्वीर होगी, उसके पृष्ठ भाग पर किसकी तस्वीर होगी। तो यहाँ जो राज्य है इस पर एकाधिकार करने का प्रयास करता है। और वास्तव में जो मुद्रा और प्रभु सत्ता जो है वो काफी मिले जुले हैं। अब आता है कि मुगलों के जो अधीन है या मुगल कालीन भारत में हमें किस प्रकार के सिक्के दिखाई देते हैं। जो मुगल अर्थव्यवस्था है या जो मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली है उसका आधार है चांदी का रुपया, जो 175 ग्रेन का है। ये मुगल कालीन व्यवस्था का जो मुद्रा प्रणाली है उसका आधार है। ये जो रुपया है ये शेरशाह ने चलाया था। जो शेरशाह है, जो इनका अकबर का पुरोगामी भी कहा जाता है, उसके पीरियड में उसने चांदी का रुपया चलाया था। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एक और सिक्का है तांबे का दाम, जो मुगल कालीन जो अकबर के पीरियड में बड़ा महत्वपूर्ण सिक्का है, और लगभग 40 दाम जो हैं वो 1 रुपये के बराबर हैं। इसी तरह से एक सोने का सिक्का है जिसको हम मुहर कहते हैं। और ये जो हम देखते हैं कि जो मुहरें हैं वो वास्तव में जो धन एकत्रित करने के लिए रखी जाती हैं, और जो मुहरें हैं वो एक मुहर जो है वो लगभग चांदी के 9 रुपयों के बराबर है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में अन्य मुद्राएं भी हैं। जैसे अकबर ने जलाली जो चांदी का एक सिक्का चलाया, इसी तरह से एक जित्तल है, तांबे का सिक्का है, जो लगभग 25 जित्तल जो हैं एक दाम के बराबर हैं। इसी तरह से जहांगीर के पीरियड में हमें निसार नामक सिक्का देखने को मिलता है, जो जहांगीर द्वारा चलाया गया, और जो लगभग रुपए का 1/4 भाग है। इसी तरह से जो अन्ना है जो शाहजहां के पीरियड में चलाया गया। अब आता है कि जो ये
मुद्रा है, इन पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। जो मुद्रा है, मुद्राएं जो हैं वो टकसालों में गढ़ी जाती हैं। राज्य के विभिन्न भागों में टकसालें हैं, टकसालों की बड़ी संख्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, अबुल फजल लिखता है कि तांबे की 42 टकसालें हैं, चांदी की 14 टकसालें हैं और सोने की पूरे राज्य में 4 टकसालें हैं। और इन पर नियंत्रण रखने के लिए एक दरोगा है, टकसाल है। और इसके साथ साथ सिक्के पर टकसाल, सिक्के गढ़ने वाली जो जहाँ सिक्के गढ़े जाएंगे उस टकसाल का नाम होगा। सिक्के गढ़ने के लिए मुगल भारत में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिक्का गढ़वा सकता है धातु ले जाकर, लेकिन उसे 5 से 6% जो है वो शुल्क देना पड़ेगा उसके गढ़ाई का। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य जो है वो मुद्रा नियंत्रण के लिए सिक्कों का वजन निर्धारित है। जैसे रुपए की यदि हम बात करें तो वो 175 ग्राम ग्रेन का, इसी तरह से हम यदि दाम की बात करें, जो सिक्का है वो 323 ग्रेन का और मुहर जो है 169 ग्रेन की हमें मिलती है। इनका जो वजन है वो निरंतर एक जैसा हमें दे। इतिहासकार इरफान भी कहते हैं कि ये बड़ी बात है कि लंबे समय तक जो मुगल हैं इस पर नियंत्रण रख सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुद्रा है उसकी परख के लिए एक और व्यक्ति है जो जिसको हम सर्राफा कहते हैं, जो उसकी परख रखता है। इसके साथ साथ हमें समकालीन ग्रंथों में ताज़ा सिक्के देखने को मिलते हैं। ताज़ा सिक्के का अर्थ है जो अभी अभी डाले गए। जैसा कि हमें पता है कि टकसाल के नाम और जो जिस पीरियड में या जिस काल में या जिस सन में सिक्के ढाले गए हैं उसकी डेट होगी, तो इन सिक्कों को ताज़ा सिक्का कहते हैं जो हाल में ही ढाला गया। इसी तरह से चलानी सिक्के हम मुगल दस्तावेजों में देखते हैं। चलानी सिक्के वो सिक्के हैं जो थोड़े पुराने हैं, जो घिस गए हैं, और वो उनका जो मूल्य निर्धारण है वो ताज़ा सिक्कों से कम है और इसका मूल्य निर्धारण जो है वो सराफा करता है। इसी तरह से जो खजाना सिक्का है उस पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं। खजाना सिक्का पूर्ववर्ती शासकों के सिक्के, हमें पूर्ववर्ती शासकों के जो सिक्के हैं, जैसे जो शाहजहां के पीरियड में, जहांगीर के पीरियड में जो अकबर कालीन सिक्के हैं उन्हें खजाना कहा जाता। तो इस तरह से ये जो मुद्रा का मध्यकालीन अर्थव्यवस्था है इसका एक अध्याय जो है हमने आज इस पर विचार विमर्श करने का थोड़ा सा प्रयास किया। धन्यवाद।